जब भी आप डेटाबेस डिज़ाइन करने लगेंगे आपको सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो टेबल्स जो आप बनाएंगे वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बाय डेफिनेशन ये बोलता है कि ये रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा रिपीटेशन को, और ये कम टेबल से ज़्यादा टेबल्स में जाता है। डेटाबेस कम से ज़्यादा टेबल्स को बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर टेबल्स में नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स ना हो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो मेन एडवांटेजेस नॉर्मलाइजेशन के होते हैं कि फ़्लेक्सिबल डिज़ाइन आपको मिल जाता है, डेटा सिक्योर रहता है। मतलब डेटा सिक्योर इस तरह रहता है कि एक ही टेबल को अगर आप किसी टेबल्स में ब्रेक करते हैं और एक टेबल शो करवाना एक शो नहीं करवाना तो ये सिक्योरिटी में काउंट होगा। डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है और एक ऑर्गेनाइज तरीका मिल जाता है आपको डेटाबेस टेबल का। ये नॉर्मलाइजेशन की कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए आप लोगों को वो ये कि आप किसी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को बाईपास नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड से नहीं जा सकते। स्टेप वाइज प्रोसेस है, आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म करते करते ही जाना पड़ेगा। आप किसी स्टेप को बाईपास नहीं कर सकते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि नो रिपीटिंग वैल्यूज़ इन अ ग्रुप और नो रिपीटिंग ग्रुप्स। अब ये होते क्या हैं, हम इसकी एग्जांपल में ज़्यादा समझ आएगा हमें। यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास। इस एम्प्लॉय टेबल में सो फार सो गुड। यहाँ पे प्राइमरी की इसकी दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी की इसका नाम है, एड्रेस, फ़ोन नंबर। इसमें ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ मसले मसाइल नहीं है इस टेबल के साथ। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे आप ये सोचें कि एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, मतलब किसी एम्प्लॉय के दो नंबर हैं और आप ये सिचुएशन सोचें कि किसी एम्प्लॉय के दो नंबर्स हैं और किसी के तीन। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आपके सामने शो किया जा रहा है कि कॉलम से या फिर किसी और साइन से सेपरेट कर दिया जाएगा नंबर्स को, तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करेगा और इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग वैल्यूज़। और अगर हम एक और चीज़ करते हैं, हम फ़ोन के कॉलम्स बना लेते हैं अलग अलग और उन कॉलम्स में ये नंबर्स फिल कर देते हैं, तो फिर भी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करेगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स बनाना है। स्टार्ट में हमने देखा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन में दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिपीटिंग वैल्यूज़ और रिपीटिंग ग्रुप्स। अगर हम एक कॉलम में सेपरेट करके वैल्यूज़ लिख देंगे तो वो रिपीटिंग वैल्यूज़ होंगी, और अगर इनके डिफरेंट कॉलम्स बना देंगे तो ये रिपीटिंग कॉलम्स हो जाएंगे। रिपीटिंग कॉलम इस तरह हैं कि ये एक ही चीज़ को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर शो कर रहा है लेकिन हमने कॉलम्स इसके अलग अलग बना दिए हैं, तो ये आउटपुट तो दे देगा लेकिन ये वायलेट करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं बनाएगा। तो तरीका इसका ये हो सकता है कि हम इन नंबर्स का एक अलग से टेबल बना दें, नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग टेबल में लिख दें और उनके सामने रिलेटेड जो भी इनका एम्प्लॉय जिसके नंबर हैं वो लिख दें, और फिर मेन टेबल में से वो नंबर्स का कॉलम हटा दिया जाए और किसी तरीके से इसको लिंक करा दिया जाए। तो इसको हम कहें, अब यह हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे अब इस पूरे के पूरे टेबल में भले एक टेबल से दो टेबल बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो रिपीटिंग वैल्यूज़ किसी कॉलम में हैं और ना ही रिपीटिंग कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट। इसी तरह कोई भी टेबल आपके सामने हो जहाँ पे रिपीटिंग वैल्यूज़ हों या रिपीटिंग कॉलम्स हों तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, और उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको यकीनन एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें कि इररेलेवेंट चीज़ हटा के आप रेलेवेंट तरीके से बनाएंगे और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के होने के लिए सबसे पहले तो इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी होती तब है जब एक टेबल में कंपोजिट की हो। कंपोजिट की क्या होती है ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब एक टेबल में प्राइमरी की का होना मस्ट है जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है, लेकिन कोई एक ऐसा टेबल जिसमें एक कॉलम से आइडेंटिफिकेशन ना बन पा रही हो तो हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के उसकी यूनिकनेस देखते हैं रिकॉर्ड की। जिस तरह इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को अगर हम प्राइमरी की बनाएंगे तो हम
पता नहीं कर सकते उसके रिकॉर्ड, किसी भी मेन रिकॉर्ड का, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है, तो हम उसको एक प्राइमरी की नहीं बना सकते। और अगेन दूसरी किसी मार्क्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया है, नाम, स्टूडेंट आईडी और कोर्स का कॉम्बिनेशन बना के हम कंपोजिट की कर देते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा, इन शॉर्ट एक से ज़्यादा कॉलम जब की का काम करते हैं तो हम उसको कंपोजिट की का नाम देंगे। अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट का एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, कोर्स, नाम, मार्क्स और टीचर के कॉलम बने हुए। इस टेबल से हम पार्शियल डिपेंडेंसी भी समझ जाएंगे और कंपोजिट की, हम पहले कंपोजिट की को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कॉलम्स मिला के एक प्राइमरी की बन रहे हैं, यानी कि दो कॉलम्स मिला के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे इस टेबल की। क्योंकि हम डायरेक्ट 201 से यूनिकनेस नहीं दिखा सकते। एक आईडी, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है, तो अगर हमें रिज़ल्ट पता करना हो 201 का तो हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, क्योंकि 201 ने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर भी कोर्स ऑप्ट किया हुआ है और क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स भी ऑप्ट किया हुआ है। 205 ने दो कोर्स ऑप्ट किए हुए हैं, तो हम एक की से हम डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं पता कर सकते, हमें दो कीज़ का सहारा लेना होगा। यानी कि अगर हमें किसी स्टूडेंट की आईडी के साथ उसका कोर्स मिक्स करके फिर हम रिज़ल्ट पता चलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 201 का कोर्स आर्किटेक्चर में उसके मार्क्स, 205 का हिस्ट्री में मार्क्स, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो कॉलम्स का। और ये जब कॉम्बिनेशन की के साथ हमको फाइंड करते हैं टेबल में, हम कुछ फाइंड करते हैं टेबल में, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म तब होता है जबकि पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, एक टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम जो कुछ पार्ट्स के की एट्रीब्यूट्स वाले कॉलम से रिलेट कर, लेकिन कुछ पार्ट्स के की एट्रीब्यूट से रिलेट बिल्कुल ना कर पाए। जैसे कि मार्क्स दोनों से रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स के नेम भी रिलेट कर रहा है दोनों से, लेकिन टीचर एक ऐसा कॉलम है जो एक ऐसा नॉन की कॉलम है जो कोर्स की कॉलम से रिलेट कर पा रहा है, लेकिन स्टूडेंट आईडी की कॉलम से रिलेट नहीं कर पा रहा है। स्टूडेंट आईडी से लेना देना नहीं है टीचर का लेना देना है कि वो कोर्स कौन सा पढ़ा रहा है। यहाँ पे एक नॉन की कॉलम जो कि डिपेंड कर रहा है एक की कॉलम पे, और एक की कॉलम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है। तो जब पार्शियलिटी आ जाती है यहाँ पे, तो हम वो वाला कॉलम अलग करके लिख सकते हैं और फिर उनके बीच में रिलेशन बना सकते हैं, और मेन कॉलम से वो पार्शियली डिपेंडेंट कॉलम हटा देंगे। तो अगेन सेकंड नॉर्मल फॉर्म सिर्फ तब होगी जब आपके पास टेबल में कंपोजिट की हो। अगर एक ही सिर्फ प्राइमरी की है, यानी एक कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है टेबल को, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती उस टेबल में। यहाँ पे हमने देखा कि एक नॉन की कॉलम दो की कॉलम में से एक पे डिपेंड कर रहा था, एक पे नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने उससे अलग करके रिलेट करवा दिया। तो अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल से हम देख सकते हैं, टीचर पार्शियली डिपेंड कर रहा है कोर्स पे, इस कोर्स पे। तो जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होगी वहाँ ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, रूल को वायलेट कर रहा है, तो टेबल को ब्रेक कर दिया जाएगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब आती है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो एक टेबल को फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। दूसरा तब आती है जब एक टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है ये हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एक और तरीके से हम जज कर सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब यूज़ की जा सकती है, जब एक नॉन की कॉलम के रिज़ल्ट हमें ऑलरेडी पता हो या गैस कर सकें फ्रॉम द अदर नॉन की कॉलम। जब भी हम गैस करने की पोजीशन में हो कि हम टेबल में ऑलरेडी पता हो हमें क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज़ होता है। अब ये होती कैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट हैं इसके, और बाकी नेम, एग्ज़ाम टाइप, मैक्सिमम मार्क्स, ये इसके नॉन की कॉलम्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, जब भी वाइवा होगा तो वो 20 मार्क्स का होगा, थ्योरी जब भी होगी 100 मार्क्स की, और प्रैक्टिकल जब भी होगा 50 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स वाला कॉलम जो है वो हम ऑलरेडी गैस कर सकते हैं ये कॉलम एग्ज़ाम टाइप को देखते हुए। यानी कि अगर कोई एक और स्टूडेंट भी आ जाता है 209 आईडी के साथ, उसका नाम कुछ भी हो, अगर वो
थ्योरी लेना चाहता है तो हमें पता है वो 100 मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल लेना चाहता है तो 50 मार्क्स की होगी, वाइवा लेना चाहता है तो 20 मार्क्स की होगी। जब हम इस पोजीशन में होते हैं कि एक कॉलम को ऑलरेडी गैस कर सकते हैं दूसरे कॉलम को देखते हुए, नॉन की कॉलम को देखते हुए, तब इसका मतलब है कि हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करना होगा, यानी कि वो कॉलम जो गैस किया जा सकता है उसको स्प्लिट करके उसका टेबल बनाया जाए रिलेटेड कॉलम के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए इसकी एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल और देखते हैं। एक टेबल में मैच नंबर लिखा हुआ है जो कि प्राइमरी की है इसकी, और टीम्स कौन कौन सी खेलेंगी, ग्राउंड और कैपेसिटी उस ग्राउंड में कितनी है, कैपेसिटी कितनी है इस ग्राउंड में। ये इसकी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जब भी मैच एमसीजी पे होगा कैपेसिटी उसकी 80,000 की है, होबार्ट में होगा तो उसकी कैपेसिटी 30,000 की है, इसी तरह एससीजी की 65,000, पर्थ 45,000 और कैमरा की 10,000 है। तो यहाँ पे अगेन एक नॉन की टेबल की वैल्यू हम गैस कर सकते हैं दूसरे नॉन की टेबल से, यानी कि अगर एक और मैच हम गैस करें मैच नंबर 9 किसी भी टीम का हो और वो ग्राउंड हो एमसीजी का, तो हम ऑलरेडी गैस कर सकते हैं कि एमसीजी में 80,000 कैपेसिटी है ऑडियंस की। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी अगेन टेबल को ब्रेक करके लिख देंगे। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी इसकी प्राइमरी की है, नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी ये इसकी नॉन प्राइमरी कीज़ हैं। इस टेबल से हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है, अगर तो बंदा मैनेजर है उसकी 80,000 सैलरी है, लेक्चरर है तो 40,000, अगर वो वर्कर है तो 10,000 और अगर लैब असिस्टेंट है 25,000। तो अगेन क्लासिक केस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर से टेबल को ब्रेक करके लिख देंगे। अब ये टेबल अपनी सही पोजीशन में आ चुका है और यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को रूल को वायलेट नहीं कर रहा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक और जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास टेबल में कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि एक मैच में टिकट्स 1,000 सेल हुई हैं और उस एक टिकट की जो प्राइस थी वो थी 200, तो उसकी टोटल अर्निंग जो हुई है 2 लाख टिकट्स, 2 लाख उसकी अर्निंग हुई है। ऐसी सिचुएशन जहां हम दो कॉलम से तीसरा कॉलम कैलकुलेट कर सकें तो ऐसी जगह पे भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है और ये टेबल भी वायलेट कर रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। तो जो पार्ट कैलकुलेट किया जा सकता है यानी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है दूसरे नॉन की पार्ट्स पे, तो उसको हम अलग करके दूसरे टेबल में लिख देंगे। अगेन थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। इन टेबल्स में हमने ये देखा कि कोई भी ऐसा कॉलम, नॉन की कॉलम, जो कि गैस किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी दूसरे नॉन की कॉलम से, ऐसी सिचुएशन में उस कॉलम को जो कि गैस किया जा सकता है उसको एक अलग टेबल में लिखा जाता है और लिंक किया जाता है रेलेवेंट किसी और कॉलम से, तब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहता। वरना अगर वो उस टेबल में रहा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगा।